इतिहास की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज जिन्हें जानकर आप भी चौंक जाओगे। नंबर 1, 1930s में पेरिस में दो ब्रदर्स रहते थे जिनका सरनेम निकोलस बताया जाता है। लोगों के बीच वो दोनों अपने स्ट्रेंज लाइफस्टाइल के लिए मशहूर थे। वो एक पुराने अपार्टमेंट में बिल्कुल शांत जिंदगी जीते थे। उनकी विंडोज हमेशा बंद रहती और नेबर्स कहते कि उनके घर से कभी कभी वियर्ड स्मेल और अजीब आवाजें आती थी। कुछ महीने तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन एक दिन उनके बिल्डिंग के केयर टेकर ने नोटिस किया कि घर से किसी तरह की बदबू आ रही है। पुलिस को बुलाया गया और जब वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो सभी के होश उड़ गए। वो पेरिस के क्राइम हिस्ट्री के सबसे डिस्टर्बिंग डिस्कवरीज में से एक था। घर के अंदर दोनों भाई थे, एक मर चुका था और दूसरा हाफ डेड स्टेट में था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि रूम में जगह जगह ह्यूमन बोन्स, प्रिजर्व्ड बॉडी पार्ट्स और ब्लड से भरे कंटेनर्स पड़े हुए थे। इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा कि दोनों भाई ह्यूमन ब्लड पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और उनका बिलीफ था कि ब्लड से इमॉर्टैलिटी यानी अमरत्व मिल सकती है। सर्वाइविंग ब्रदर ने इंटेरोगेशन में बताया कि वो दोनों लाइफ एक्सटेंशन रिचुअल्स करते थे, जिसमें वो फ्रेशली डेड बॉडीज से ब्लड कलेक्ट करते और अपने रिचुअल्स में यूज करते। उसने कहा कि वो अपने एक्सपेरिमेंट्स में वैम्पायर लाइक बिहेवियर अडॉप्ट कर चुके थे। ये केस पेरिस में सेंसेशन बन गया। लोग उन्हें द वैम्पायर ब्रदर्स ऑफ पेरिस कहने लगे। अथॉरिटीज ने इन्वेस्टिगेशन के बाद उनका फ्लैट सील कर दिया और सारे मटेरियल्स डिस्ट्रॉय कर दिए गए। लेकिन आज तक किसी को पता नहीं चल सका कि उनका ये रिचुअल सच में ऑकल्ट प्रैक्टिस थी या कोई मेंटल प्रॉब्लम। कुछ लोकल्स आज भी कहते हैं कि उस पुराने अपार्टमेंट के आसपास एक अजीब सी नेगेटिव वाइब आती है, जैसे वो पर्शियन वैम्पायर ब्रदर्स अब भी अपने इमॉर्टैलिटी एक्सपेरिमेंट्स कंटिन्यू कर रहे हों। नंबर 2, 1977 में ब्राजील के एक छोटे से कोस्टल टाउन कोलारेस में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो आज भी यूएफओ हिस्ट्री के सबसे मिस्टीरियस इंसिडेंट्स में से एक मानी जाती है। असल में अगस्त 1977 में कोलारेस के आसमान में लोगों ने अजीब रोशनियों को देखना शुरू किया जो हवा में तेजी से मूव करती थी। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि ये लाइट्स कभी कभी लोगों के बहुत पास आकर उन्हें बीम से शूट करती थी। कई लोकल्स ने बताया कि उन्हें एक हीट बीम या एनर्जी रे लगी जिससे उनके शरीर पर जलने के निशान बन गए। कुछ लोगों को वीकनेस और इवन ब्लड लॉस जैसा फील हुआ, जैसे उनके बॉडी से कुछ सक कर लिया गया हो। लोकल्स ने इन यूएफओस को चुपा चुपा नाम दिया, जिसका मतलब सकर होता है, क्योंकि लोगों को लगता था कि ये उनका खून निकाल रहे हैं। डर इतना बढ़ गया कि रात में लोग घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिए और पूरा एरिया पैनिक में आ गया। ये इंसिडेंट इतना सीरियस हो गया कि ब्राजीलियन गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल मिलिट्री इन्वेस्टिगेशन शुरू किया जिसका नाम ऑपरेशन प्राटो रखा गया। इस ऑपरेशन के अंडर एयरफोर्स के ऑफिसर्स और एक्सपर्ट्स ने कोलारेस में कैंप्स लगाए और यूएफओ साइटिंग्स का डॉक्यूमेंटेशन किया। रिपोर्ट्स के हिसाब से उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ फोटोज और वीडियोस लिए और कुछ फिजिकल एविडेंस भी कलेक्ट किए। एक ऑफिसर कैप्टन उएरैंग होलैंडा ने बाद में इंटरव्यू में ये एक्सेप्ट किया कि उन्होंने खुद भी यूएफओ को आसमान में देखा था और वो नेचुरल फिनोमेनन नहीं था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये हुई कि कुछ साल बाद कैप्टन होलैंडा मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में मर गए, जिससे लोगों का और यकीन बढ़ गया कि इस ऑपरेशन के पीछे कुछ छुपाया जा रहा था। आज भी कोलारेस यूएफओ अटैक्स एक अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री है। उस छोटे से ब्राजीलियन आइलैंड के लोग अब भी वो रातें भूल नहीं पाए हैं। नंबर 3, दिसंबर 1803 में लंदन के एक एरिया हैमरस्मिथ के लोगों ने बताना शुरू किया कि उनके एरिया में एक घोस्ट घूमता है। लोग कहते थे कि ये घोस्ट एक आदमी का भूत है जिसकी कुछ महीने पहले ही डेथ हुई थी। रात के समय लोगों को एक सफेद कपड़े पहने हुए फिगर दिखाई देता जो कभी ग्रेवयार्ड के पास तो कभी अंधेरी गलियों में नजर आता। शहर में डर का माहौल बन गया था। लोग रात में निकलना छोड़ दिए। इसी
इसी दौरान फ्रांसिस स्मिथ नाम के एक आदमी को ये सब सुनकर काफी गुस्सा आया। उसने डिसाइड किया कि वो उस घोस्ट को पकड़ेगा। 5 जनवरी 1804 की रात फ्रांसिस अपने लोडेड गन के साथ निकल पड़ा। कुछ देर बाद उसे सफेद कपड़े में एक आदमी दिखाई दिया। फ्रांसिस ने बिना सोचे समझे उस पर गोली चला दी और वो आदमी वहीं पर गिर गया। लेकिन जब लोग वहां पहुंचे तो सभी हैरान हो गए। वो कोई भूत नहीं बल्कि एक ब्रिकलेयर थॉमस मिलवुड था, जिसका काम ही सफेद कपड़े पहनकर करना था। ये केस तुरंत एक सेंसेशनल ट्रायल में बदल गया। फ्रांसिस स्मिथ ने कोर्ट में कहा कि उसे लगा कि वो भूत है, किसी आदमी को मारने का उसका इरादा नहीं था। लेकिन जज ने स्मिथ को मर्डर का दोषी ठहराया और पहले फांसी की सजा सुनाई, लेकिन बाद में उसकी पनिशमेंट 1 ईयर्स हार्ड लेबर में बदल दी गई। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इसके बाद कुछ लोग कहने लगे कि हैमर स्मिथ में एक नया घोस्ट दिखाई देने लगा है, जो फ्रांसिस स्मिथ के विक्टिम थॉमस मिलवुड का था। नंबर 4, 1974 में रोमानिया के एक शहर एउड के पास एक ऐसी डिस्कवरी हुई जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ने पहले तो सिंपल मेटल ऑब्जेक्ट समझा, लेकिन जैसे जैसे रिसर्च बढ़ती गई ये चीज एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन गई। असल में जब 1974 में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने मोरेस रिवर के किनारे एक्सकवेशन की तो उन्हें वहां 3 ऑब्जेक्ट्स मिले, जिसमें से 2 फॉसिलाइज्ड बोन थे जो एक प्री हिस्टोरिक एलिफेंट जैसा जानवर मैस्टोडॉन के थे। साथ ही वहाँ एक एल्युमिनियम का वेज शेप्ड पीस भी मिला। सबसे अजीब बात ये थी कि ये एल्युमिनियम का टुकड़ा उन फॉसिलाइज्ड हड्डियों के नीचे दबा हुआ था और उनकी डेटिंग के हिसाब से वो एरिया कम से कम 11,000 साल पुराना था। हैरान करने वाली बात ये थी कि एल्युमिनियम मैन मेड मेटल है और उसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन 19th सेंचुरी के बाद ही पॉसिबल हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट सच में 11,000 साल पुराना है तो इसे किसने और कैसे बनाया था, जब एल्युमिनियम निकालने या बनाना पॉसिबल ही नहीं था। ऑब्जेक्ट का शेप भी अनयूजुअल था, ये किसी मशीन के पार्ट जैसा डिजाइन में था। कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये किसी मॉडर्न एयरक्राफ्ट या एक्सकवेटर का हिस्सा हो सकता है जो गलती से वहां पहुंच गया हो। लेकिन जो लोग इस थ्योरी को नहीं मानते उनका कहना था कि ये किसी एंशिएंट एडवांस सिविलाइजेशन या फिर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी का प्रूफ हो सकता है। रोमानिया अथॉरिटीज ने इस ऑब्जेक्ट को एउड म्यूजियम में रख दिया, लेकिन बाद में मिस्टीरियसली ये ऑब्जेक्ट पब्लिक व्यू से हटा दिया गया और उसके रिकॉर्ड्स भी मिटा दिए गए। आज तक कोई कंफर्म नहीं कर सका कि ये ऑब्जेक्ट मॉडर्न कंटामिनेशन था या सच में किसी एडवांस टेक्नोलॉजी का सैंपल। नंबर 5, 1974 में यूएसए के मैसाचुसेट्स के एक छोटे से कोस्टल टाउन प्रोविंस टाउन में एक ऐसा मर्डर हुआ जो 50 साल तक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना रहा, जिसे द लेडी ऑफ द ड्यून्स कहा जाता है। 26 जुलाई 1974 को एक 12 साल के लड़के ने ड्यून्स के पास एक औरत की बॉडी देखी जो काफी बुरी हालत में थी। उसका सर कीचड़ में दबा हुआ और हाथ अलग अलग रखे गए थे। पुलिस जब साइट पर पहुंची तो उन्हें कुछ अजीब चीजें मिली। उसके टीथ परफेक्टली मेंटेन्ड थे, जिससे पता चला कि वो फाइनेंशियली अच्छी कंडीशन में थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उसका सर कुछ हद तक क्रश्ड था और उसके हाथ के एक या दोनों फिंगर मिसिंग थे, शायद फिंगरप्रिंट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। पुलिस ने उसकी आइडेंटिटी फाइंड करने की पूरी कोशिश की। फिंगरप्रिंट्स, डेंटल रिकॉर्ड्स, मिसिंग पर्सन रिपोर्ट सब चेक किए गए, लेकिन कोई मैच नहीं मिला। इस वजह से मीडिया ने उसे द लेडी ऑफ द ड्यून्स नाम दिया। केस 40 साल तक कोल्ड पड़ा रहा। फिर 2022 में FBI ने मॉडर्न DNA टेक्नोलॉजी का यूज करके फाइनली उसकी पहचान कर ली। वो टेनेसी की रहने वाली रथ मैरी टेरी थी, जिसकी उम्र 37 साल थी। शॉकिंगली उसके मर्डर का सस्पिशन उसके हस्बैंड गाय रॉकवेल मुलडेवन पर गया, जिसका अपना डार्क क्रिमिनल पास्ट था जो उसके मर्डर के बाद गायब हो गया था। इतने सालों बाद लेडी ऑफ द ड्यून्स का असली नाम तो मिल गया, लेकिन उसका मर्डर कैसे, क्यों और कहां हुआ, ये अब भी पूरी तरह एक मिस्ट्री है। नंबर 6,
1940s और 50s में कुमरान केव्स, जो डेड सी के नियर लोकेटेड है, वहां आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ एंशिएंट स्क्रॉल्स डिस्कवर किए थे जिन्हें हम डेड सी स्क्रॉल्स कहते हैं। ये मोस्टली लेदर और पपायरस के बने हुए थे। लेकिन 1952 में जब रिसर्चर्स केव नंबर 3 एक्सप्लोर कर रहे थे तो उन्हें एक मेटल के टुकड़े में लिपटा हुआ स्क्रॉल मिला जो कॉपर का बना था। हैरान करने वाली बात ये थी कि पूरे कॉपर शीट पर कुछ लिखा गया था, जैसे किसी ने मेटल को हैमर करके उस पर लिख दिया हो। ये किसी भी रिलीजियस या माइथोलॉजिकल टेक्स्ट जैसा नहीं था, बल्कि इसमें खजाने का मैप ड्रॉ था। स्क्रॉल में 64 जगहों का जिक्र था जहां गोल्ड, सिल्वर और वैल्यूएबल आइटम छुपे हुए थे। टोटल मिलाकर अराउंड 200 टन के आसपास के ट्रेजर का मेंशन था। हर लोकेशन इतनी डिटेल्ड थी जैसे किसी रियल ट्रेजर हंट का गाइड हो। कुछ हिस्टोरियंस का कहना था कि ये 1st सेंचुरी के टाइम का रिकॉर्ड था जब जेरूसलम के टेम्पल्स से वैल्यूएबल छुपाए गए थे ताकि रोमन्स उन्हें लूट ना सके। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इनमें दिए गए लोकेशन आज एग्जिस्ट ही नहीं करते या उन्हें लोकेट करना इम्पॉसिबल है। आर्कियोलॉजिस्ट ने कई अटेम्प्ट्स किए उन जगहों को ढूंढने के, लेकिन कभी कोई ट्रेजर नहीं मिला। हैरान करने वाली बात ये थी कि बाकी सारे डेड सी स्क्रॉल्स रिलीजियस और स्पिरिचुअल राइटिंग्स थे, सिर्फ कॉपर स्क्रॉल एकदम अलग था, जैसे किसी सीक्रेट रिकॉर्ड कीपर ने जानबूझकर लिखा हो किसी हिडन ऑर्डर के लिए। आज भी वो कॉपर स्क्रॉल जॉर्डन म्यूजियम में प्रिजर्व्ड है और लोग उसे द मोस्ट मिस्टीरियस ट्रेजर मैप इन हिस्ट्री कहते हैं। नंबर 7, पैसिफिक ओशन के बीच एक छोटी सी जगह है जिसे पोनपे आइलैंड कहा जाता है। ये एक ऐसा एंशिएंट साइट है जिसे लोग द लॉस्ट सिटी ऑफ पैसिफिक कहते हैं, यानी नान मडोल। ये जगह एकदम अलग है क्योंकि ये पानी के ऊपर बनी हुई स्टोन सिटी लगती है जो छोटी छोटी आर्टिफिशियल आइलैंड्स और कैनल्स से मिलकर बनी हुई है। आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से नान मडोल का कंस्ट्रक्शन 700 से 1200 AD के बीच हुआ था। इस सिटी में लगभग 100 बसाल्ट स्टोन प्लेटफॉर्म है और हर स्टोन ब्लॉक का वेट 50 टन तक है। अजीब बात यह है कि पोनपे में ऐसे बड़े बसाल्ट रॉक नेचुरल फॉर्म में मिलते ही नहीं, मतलब उन्हें कहीं दूर से लाया गया होगा। लेकिन सवाल यह है कि इतने हैवी स्टोन्स को समुद्र पार कौन और कैसे लाया, जब कोई क्रेन और ना ही कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी। लोकल लेजेंड्स के मुताबिक इस सिटी को ट्विन ब्रदर्स ओलीसिपा और ओलोसोहपा ने बनाया था। कहते हैं कि उन्होंने मैजिक का यूज करके उन बड़े बड़े पत्थरों को यहाँ लाया था। उन्होंने यहाँ एक पावरफुल डायनेस्टी स्टैब्लिश की, लेकिन जैसे जैसे उनका रूल क्रूल होता गया, देवताओं ने उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया और नान मडोल धीरे धीरे अबैंडन्ड हो गई। आज ये जगह समुद्र में डूबी एक प्राचीन खंडहर बन चुकी है, लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट के लिए ये साइट अब तक एक मिस्ट्री है। दोस्तों, इनमें से कौन सी मिस्ट्री आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगी, कमेंट में मेंशन जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।